एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी कक्षा 9 के जीव विज्ञान में आज हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालक के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में मैं कोशिका में पाए जाने वाले जो जीवित संरचनाएं थी उनको कोशिकांग कहा गया था, सेल ऑर्गन्स कहा गया था कोशिकांग, यानी कि जीवित संरचनाओं को कोशिकांग कहा गया था। उन कोशिकांगों को हमने इस पे बताया था कि कौन कौन वो कोशिकांग होते हैं, जीवित संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं। पहले नंबर पे हमने लिखा था अंतःप्रद्रव्य जालक, जिसको अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हम आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना है। सबसे पहले इसकी खोज जो है 1945 ईस्वी में 1945 में पोर्टर नामक वैज्ञानिक और उनके सहयोगियों ने किया। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज 1945 में पोर्टर नामक वैज्ञानिक अपने साथियों के साथ करता है और उसका यह स्ट्रक्चर है। देखिए, एक कोशाद्रव्य में पड़ी हुई लंबी चपटी रचनाएं होती हैं, छड़ के समान बिखरी होती हैं और यह केंद्रक कला और कोशा कला से भी जुड़ी होती हैं। केंद्रक कला और कोशा कला से यह जुड़ी होती है और इस तरह से छड़ की तरह चपटी रचनाएं जो है इस तरह से पूरे कोशाद्रव्य में बिखरी होती है, यानी कि नलिकाओं का एक कोशाद्रव्य में जाल बनाती है। अब यह दिखती कैसे, 3 प्रकार की दिखती है। देखिए, छड़ की तरह जो रचनाएं हैं इनको सिस्टर्नी कहते हैं। लंबी व चपटी नलिकाओं के रूप में इसको सिस्टर्नी या कुंडिकाएं कहते हैं। ये छड़ की तरह जो दिखाई दे रही है रचनाएं इसको सिस्टर्नी कहते हैं। और कुछ रचनाएं ऐसी होती है, जरा देखिए यहाँ पे ये रचनाएं गोल है, अंडाकार है, तो ये अंडाकार रचनाएं, अंडाकार रचनाओं को आशय कहते हैं या उसको अंग्रेजी में वेस्किल्स कहते हैं। अंडाकार थैलियों के रूप में जो रचनाएं होती हैं उन्हें आशय कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो शाखित होती हैं, यानी कि उससे तमाम ब्रांचेज निकली होती हैं शाखाओं के रूप में। ये नलिकाएं कही जाती हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, इनको नलिकाएं कहते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर रहा और दिखती है तीन तरह की दिखती है, छड़ के रूप में, अंडाकार और शाखित। इस तरह की रचनाएं होती हैं जो कोशाद्रव्य में बिखरी होती है, उसमें कोशाद्रव्य में बिखरी होती है। आगे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है, तो राइबोसोम के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, राइबोसोम के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालक या जालिका 2 प्रकार की होती है। पहला, जिसको कहते हैं रुच्छ या खुरदरी, रुच्छ या खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालक, जिसको रेर कहेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेर का मतलब होगा यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब खुरदरा, जो खुरदरा होता है उसको रफ कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालक या उसको शेर कहते हैं।
SER से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह की रेटिकुलम, खुरदरी रेटिकुलम और चिकनी रेटिकुलम, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ यानी खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह होती है जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम के कण चिपके होते हैं। राइबोसोम के जो कण चिपके होते हैं, इस कारण से उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। उस पे कण चिपक जाएंगे तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, खुरदरा। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जाला यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होती है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी होती है, स्मूथ होती है, इस पर राइबोसोम के कण चिपके नहीं होते हैं। इस पे राइबोसोम के कण चिपके नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे चाक है, चाक अगर इस तरह से है तो ये सेर हो गया। इसको यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझे तो ये चिकना है। अब यह चिकना है तो इसको कहेंगे सेर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के ऊपर गोंद लगाकर और चीनी के कण को चिपका दिया जाए तो चीनी के कण यानी कि उसको राइबोसोम समझे, राइबोसोम चीनी इस पर चिपक जाएगा, इसको छूने से खुरदरा हो जाएगा। अब यह जो अवस्था होगी यह कहलाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के कण चिपके होते हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम के कण चिपके नहीं होते उनको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, इसके विषय में जानेंगे। क्या है इसका कार्य? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वह छड़ के रूप में अभी मैं बताया कि केंद्रक कला और कोशा कला को जोड़ती है और तमाम शाखाएं निकलकर इसमें नलिकाओं का जाल बनाती है। इन नलिकाओं के माध्यम से होता क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशा द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों का स्थानांतरण करती है। कोशा द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य से कोशा द्रव्य में, यानी कि वो एक नली का निर्माण करती है जिस नली से, इसी नली के सहारे कोशा द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में और केंद्रक द्रव्य से कोशा द्रव्य में पदार्थों का स्थानांतरण होता रहता है। दूसरी बात कि यह छड़ के समान है तो कोशिका को आंतरिक अवलंबन भी प्रदान करती है, मजबूती भी प्रदान करती है। और जो अभी मैं बताया रेयर के बारे में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि इस पर राइबोसोम के कण होते हैं, इसका मतलब कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण भी करती है। यह राइबोसोम जहां पे है तो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम के कण है तो यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और जो सेर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब प्रतिव्याय जल का, वो क्या करता है कि उसमें वसा व ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है। वसा व ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है। तो यह इसका कार्य है। इसकी संरचना आप देख रहे हैं, यह देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बीच बीच में हुआ है, ये इसमें ये जो मैट्रिक्स भरा हुआ है पदार्थ होता है, तरल मैट्रिक्स भरा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये शाखाएं हैं जिनको कलाएं कहते हैं। और जगह जगह जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चिपका है कणों के रूप में, यह राइबोसोम है। यह इसकी संरचना है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना गया, इसके फंक्शन के बारे में जाना गया। अगली वीडियो में अगले कोशिकांग यानी कि अगले कोशिकांग के विषय में बताया जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।